वीडियो हमने विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के बारे में आपको समझाया था और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं देखे हों तो उसको जाकर देख लें, तो इस वीडियो को देखना शुरू करेंगे तो आपको और भी बेटर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम किस किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो पहले उसको देखते हैं। आज हम रिक्तियों के बारे में बात करेंगे। ठीक, और दूसरा क्या है, रिक्तियों के प्रकार के बारे में बताएंगे आपको। दूसरा है उपसह संयोजन संख्या निकालना सिखाएंगे आपको। और चौथा है संकुलन दक्षता के बारे में बताएंगे आपको। ठीक, पांचवा क्या है, विभिन्न संरचनाओं की संकुलन दक्षता को निकालना हम सीखेंगे। ठीक, चलिए तो अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि रिक्ति के बारे में, कि रिक्तियां क्या होती हैं। ठीक, चलिए तो चलते हैं। चलिए तो पहले हम रिक्ति के बारे में देखते हैं कि रिक्ति क्या होता है। देखिए, रिक्ति का मतलब होता है खाली। ठीक है, मतलब जो भी खाली, इसका अर्थ होता है खाली। तो रिक्त अर्थ खाली होता है। तो देखिए, जब ठोस के कण को व्यवस्थित किया जाता है तो उनके कणों के स्थान में जो खाली स्थान होता है उसे कहते हैं रिक्तियां। जैसे आप देखिए, फिगर को देखते हुए बता रहे हैं। देखिए, जैसे ये है ना, जैसे ये है, ये है, ये है, तो ये जो खाली स्थान है बीच में, इसी को क्या कहते हैं, रिक्ति। जैसे परमाणु को व्यवस्थित करने की जो क्रम है, उसके बीच में जो खाली स्थान होता है उसी को क्या कहते हैं, रिक्ति कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया? नहीं समझ में आता एक बार फिर से देखिएगा। जब ठोस के कणों को व्यवस्थित किया जाता है तो उनके कणों के स्थान में कुछ भी स्थान रिक्त होती है, मतलब खाली होता है, तो उसे क्या कहते हैं, रिक्ति कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं रिक्तियों के प्रकार। रिक्तियों के कौन से प्रकार होते हैं, कितने रिक्तियां होती हैं, कितने प्रकार की, हम उसके बारे में डिटेल्स में बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए तो आप देखते हैं रिक्तियों के प्रकार कि रिक्तियां कितनी प्रकार की होती हैं। तो रिक्तियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। ठीक, कौन कौन सी होती हैं? देखिए, पहला होता है चतुष्फलकी रिक्ति। ठीक, और दूसरा होता है अष्टफलकी रिक्ति। ठीक, तो ये रिक्तियां दो प्रकार की होती हैं। आप समझ गए होंगे। ठीक, समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं कि पहले बारी बारी इसको देखते हैं। पहले चतुष्फलकी रिक्ति क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे अष्टफलकी। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं चतुष्फलकी रिक्ति के बारे में। ये होता क्या है, कैसे होता है, आपको हम बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक, चलिए तो पहले हम देखते हैं चतुष्फलकी रिक्ति होता क्या है। ठीक, चलिए तो देखते हैं चतुष्फलकी रिक्तियां होता क्या है। पहले हम इसको परिभाषा को देखते हैं, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो उसके बाद हम आपको फिगर द्वारा समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, जब तीन गोले परस्पर सटा कर रखे जाएं तो उनके ऊपर कोई चौथा गोला रख दिया जाता है, तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है उसे क्या कहते हैं, चतुष्फलकी रिक्ति कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए, एक गोला ये हो गया। ठीक है, सटा कर रखने की बात है। एक गोला ये हो गया और ये हो गया। ठीक, ये तीन गोले हो गए, आपस में सटा कर रखे गए हैं। तो अगर इसके ऊपर एक चौथा गोला रख दिया जाए तो इनके अंदर जो ये दिखाई दे रहा है आपको, जो छोटा सा जगह बचा दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, ठीक, तो इसे चतुष्फलकी रिक्तियां कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिएगा। जब तीन गोले, देखिए तीन गोले दिखाए हम पहले आपको। जब तीन गोले परस्पर सटा कर रखे जाएं तो अगर उसके ऊपर एक चौथा गोला रख दिया जाए तो जो उनके बीच में अंदर जो खाली स्थान बचता है उसी को क्या कहते हैं, चतुष्फलकी रिक्तियां कहते हैं। ठीक, तो इसे टी से दिखाते हैं। ठीक, इसे टी से दिखाते हैं। समझ में आ गया? चलिए, अगर आपको समझ में आ गया तो चलते हैं, अब देखते हैं कि अष्टफलकी रिक्तियां क्या होता है। ठीक, चलिए तो अब हम आपको चतुष्फलकी रिक्तियों के बारे में बता दिए, तो अब देखते हैं दूसर का। ठीक है, अष्टफलकी रिक्तियां ये क्या होती हैं, हम इसके बारे में देखेंगे। ठीक, चलिए, तो जैसे उसमें चतुष्फलकी बताए तो उसमें चार गोले थे,
तो वैसे ये अष्टफलकी है तो इसमें 8 फलक नहीं होंगे, मतलब 8 गोले नहीं होंगे। ठीक है, ये थोड़ा उससे अलग है, समझने की कोशिश कीजिएगा, हम आपको समझाने वाले हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए देखिए, जब 3 गोले परस्पर संपर्क में रखे जाते हैं, संपर्क का मतलब जब 3 गोले आपस में सटा कर रखे जाते हैं तो उनके ऊपर पुनः 3 गोले और रख दिए जाएं। ठीक है, इस प्रकार रख दिए जाए से प्राप्त जो रिक्तियां होती हैं वो अष्टफलकी रिक्तियां कहलाती हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए कोई एक गोला ये हो गया और एक गोला ये हो गया, ठीक, और एक गोला ये हो गया। अब इसके ऊपर 3 गोले और रख दें सटाकर, तो देखिए एक गोला ये हो गया, ठीक, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक। चलिए, तो ये जो बीच में ये जो जगह दिखाई दे रहा है खाली, इसको क्या कहते हैं? अष्टफलकी रिक्ति। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं फिर से एक बार फिर से देखिएगा। जब 3 गोले परस्पर संपर्क में रखे जाएं, देखिए पहले हमने 3 गोले रखे थे, ठीक, रखे जाएं तो उसके ऊपर 3 गोले और रख दिए जाएं, तो जो रख दिए जाए तो इस प्रकार जो बनती है संरचना उसे क्या कहते हैं? जो बीच में उसकी जगह बचता है उसको क्या कहते हैं? अष्टफलकी रिक्तियां कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया? चलिए, अब समझ में आ गया तो अब हम देखते हैं चतुष्फलकी रिक्तियों और अष्टफलकी रिक्तियों के बीच में क्या संबंध होता है। ठीक, चलिए, तो देखिए चतुष्फलकी रिक्ति और अष्टफलकी रिक्ति में संबंध, ठीक, इनके बीच में क्या संबंध होता है उसको देखेंगे हम। तो चतुष्फलकी रिक्ति अष्टफलकी रिक्ति की दुगनी होती है। ठीक, चतुष्फलकी रिक्ति जो होती है वो अष्टफलकी रिक्ति की दुगनी होती है। देखिए, माना किसी परमाणु में अष्टफलकी रिक्तियां की संख्या n है। ठीक, अगर अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या n है तो चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी? 2n, क्योंकि उसकी दुगनी होती है। समझ में आ गया? इनके बीच में यही संबंध होता है कि अष्टफलकी रिक्तियों का दुगुना होता है चतुष्फलकी रिक्ति। ठीक, समझ में आ गया? चलिए, अब हम आपको बताते हैं उपसह संयोजन संख्या, ये क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताने वाले हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए, तो अब हम देखते हैं उपसह संयोजन संख्या, ये होता क्या है, हम इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहले हम इसके परिभाषा को देखते हैं। किसी ठोस में कोई परमाणु अपने निकटवर्ती जितने परमाणुओं से घिरा होता है उन्हीं परमाणुओं की संख्या को परमाणु की उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। इसे समन्वय संख्या भी कही जाती है। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए, हम आपको फिगर द्वारा समझाते हैं। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि जैसे मान लीजिए विलन का घर है, ठीक, आप फिल्मों में देखे होंगे अक्सर, अगर हीरो उसके पास जाता है या फिर उसके घर जाता है तो आप देखते होंगे अक्सर कि जो गुंडे के आदमी होते हैं उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। ठीक, तो उस हीरो के लिए जो गुंडे घेरे हुए हैं वह उनकी उपसह संयोजन संख्या को दर्शाती है। तो उसी प्रकार आप केमिस्ट्री में उपसह संयोजन संख्या को उसी प्रकार समझिए। किसी ठोस में कोई परमाणु अपने निकटवर्ती जितने परमाणु से घिरा होता है, जैसे ये हीरो है तो जितने गुंडों से घिरा हुआ है तो क्या है, उनकी उपसह संयोजन संख्या है। तो ठीक है, तो इसमें भी यही होता है, घिरा होता है, उन्हीं परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? उपसह संयोजन संख्या। इसे समन्वय संख्या भी कहते हैं। अगर आपको कहीं मिल गया कि समन्वय संख्या कहते किसे हैं तो आप पहले से ही जान जाइए कि आपको उपसह संयोजन संख्या को ही समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया? चलिए, समझ में आ गया तो आगे हम आपको समझाते हैं दूसरे पॉइंट को। चलिए, आगे बताने से पहले हम आपको कुछ नोट पॉइंट करना चाहेंगे, आप पहले आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट क्या है? पहले जैसे कि हमने आपको बताया था एससीसी, बीसीसी, एफसीसी संरचना बताई थी ना। ठीक है, तो इसमें पहला देखिए एससीसी की उपसह संयोजन संख्या 6 होती है। ठीक, ये आपको बिल्कुल याद करना होगा। अगर आप इसको याद रखते हैं तो आपको आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसको लगाने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो एससीसी की उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक,
और देखिए, और दूसरा है 20 की उप सहसंयोजन संख्या 8 होती है, ठीक। और तीसरा है FCC की उप संयोजन संख्या 12 होती है। तो आप इसको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा या फिर याद कर लीजिए, क्योंकि अगर हम आपको आगे न्यूमेरिकल बताएंगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है, या फिर नोट कर लीजिए। चलिए, अब आप इसको याद करने के बाद चलिए देखते हैं इस चैप्टर की सबसे दमदार जो हेडिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छा आता है और बोर्ड एग्जाम में भी आप इससे भी क्वेश्चन रिलेटेड आता है। इसमें का अगर कोई भी सवाल आएगा या फिर कोई भी न्यूमेरिकल्स आएंगे तो 5 नंबर से कम नहीं आएगा, ये तो गारंटी है। अगर आपके चैप्टर से इसमें से आएगा तो सवाल आएगा, और थ्योरी तो बहुत कम चांस है देने के, देता है वो भी, बट संकुलन दक्षता जो है इससे सवाल देने के चांस पूरे 100% में से मान लीजिए 80% तो गारंटी है ही, ठीक है। तो चलिए देखते हैं संकुलन दक्षता पहले क्या होता है उसके बारे में देखते हैं, फिर उस पे सवाल कैसे आते हैं, क्या होता है उसके बारे में हम आपको डिटेल्स बताने वाले हैं। तो पहले उसके हम ये जानेंगे कि संकुलन दक्षता होता क्या है, ठीक, ताकि आपको ये समझ में आ जाए, तब हम आगे उसके बढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल एक क्रम से चलेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक। चलिए तो देखते हैं संकुलन दक्षता। किसी परमाणु के द्वारा घेरे गए कुल आयतन प्रतिशत को संकुलन दक्षता कहते हैं, ठीक। पहले इसकी परिभाषा देखिए, किसी परमाणु के द्वारा घेरे गए कुल आयतन प्रतिशत की दक्षता को संकुलन दक्षता कहते हैं, ठीक। प्रतिशत का मतलब समझते हैं 100, ठीक है, जैसे प्रतिशत का प्रतीक ये होता है आपको जानते होंगे, तो प्रतिशत को संकुलन दक्षता कहते हैं, ठीक, समझ में आ गया। तो देखते हैं संकुलन दक्षता का जो फार्मूला होता है वो होता क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। देखिए, संकुलन दक्षता का परिभाषा वो फार्मूला होता है संकुलन दक्षता बराबर एक परमाणु का आयतन बटे कुल परमाणु का आयतन गुणे 100, ठीक। आप इस फार्मूला को याद कर लीजिए या तो फिर कहीं नोट कर लीजिए, ताकि आपको जो सवाल लगाने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके, ठीक। चलिए, अब आप इसको नोट कर लिए होंगे, समझ में आ गया। चलिए तो देखते हैं कि इसमें विभिन्न प्रकार की संरचनाओं को संकुलन दक्षता द्वारा कैसे निकाला जाता है, ठीक है। देखिए, विभिन्न संरचनाओं के लिए संकुलन दक्षता ज्ञात करना, ठीक। जैसे हमने आपको बताया था ना SCC, BCC, FCC, तो हम बारी बारी से सबकी संकुलन दक्षता को निकालकर आपको दिखाने वाले हैं, ठीक। तो चलिए हम पहले आपको दिखाते हैं SCC की, ठीक। SCC की संकुलन दक्षता कैसे निकलती है और कैसे होता है इसके बारे में हम आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं। आप वीडियो ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। SCC की संकुलन दक्षता, चलिए तो SCC की संकुलन दक्षता निकालने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि संकुलन दक्षता के लिए Z का मान कितना होता है, संकुलन दक्षता का मान होता है, संकुलन दक्षता निकालिए, Z का मान कितना होता है, 1 होता है। SCC के लिए हमने बताया था परमाणु संख्या कितनी होती है, 1 होती है। और SCC की जो परमाणु त्रिज्या होती है वो कितना होता है, R बराबर A/2। तो यहाँ A क्या है, A आपका है कोर की लंबाई, ठीक, और R क्या है, परमाणु त्रिज्या, ठीक है। इसको हमने पहले नहीं बताया इसलिए क्योंकि इसका सही जरूरत यहीं पर है, और अगर हमने पहले बताया था तो शायद आप भूल जाते या फिर आपको समझ में नहीं आता, तो इसलिए इसकी जहां जरूरत है बिल्कुल हम आपको वहीं बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आप इसके पहले ये जान लीजिए कि SCC जो परमाणु संख्या होती है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये तो हमने आपको पहले वीडियो में बताया था। और परमाणु त्रिज्या को R से दिखाते हैं, इस R बराबर कितना होता है, A/2। तो A क्या है, कोर की लंबाई है, ठीक। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया तो चलिए अब संकुलन दक्षता निकाल के दिखाते हैं आपको हम, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा वीडियो। चलिए तो हमें SCC की संकुलन दक्षता आपको दिखाकर निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। तो हमने बताया था कि संकुलन दक्षता का पहले सूत्र क्या होता है, संकुलन दक्षता बराबर एक परमाणु का आयतन बटे कुल परमाणु का आयतन।
गुणे 100। ठीक, तो क्या होता है, ये फार्मूला होता है संकुलन दक्षता बराबर। ठीक, तो देखिए हमको निकालना है एससीसी का। ठीक है, तो देखिए एससीसी में होता क्या है पहले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एससीसी की पहले परमाणु संख्या कितनी होती है, 1 होती है, तो हम पहले 1 लिख लेंगे। ठीक, इनटू, अब देखिए परमाणु कैसा होता है, गोलाकार होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मान लीजिए परमाणु है, गोला है, तो ये गोला है ना, तो इसकी जो त्रिज्या कितनी होती है, एक गोले की त्रिज्या कितनी होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो एक क्या हो गया, इसकी परमाणु संख्या हो गया, और ये हो गया एक परमाणु, मतलब जो परमाणु होता है वो कैसा होता है, गोलाकार होता है। ठीक, तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, और बट्टे कुल परमाणु का आयतन। ठीक, कुल परमाणु का आयतन मतलब जैसे कि देखिए अब कुल परमाणु का आयतन कितना होता है, a क्यूब। ठीक है, तो कोर की लंबाई a होती है, तो यहाँ a क्यूब लिख देंगे। ठीक, गुणे 100। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं, इतना हो गया। अब हम पहले जो बताए थे आपको कि r बराबर होता है a/2, तो हम यहाँ से पहले मान निकाल लेते हैं a का, क्योंकि हमको यहाँ a की वैल्यू रखनी होगी। ठीक, तो पहले हम इसका मान निकालेंगे, पहले हम इसका मान निकालेंगे, तो हो जाएगा a बराबर 2r। ठीक, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और a बराबर 2r आ गया। तो जो a की वैल्यू आई है, ये हम इसको कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 × 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन a की वैल्यू कितनी है 2r, तो यहाँ 2r हो गया, और होल की पावर कितना है, क्यूब इंटू 100। ठीक, हो गया। चलिए तो अब आगे देखते हैं, ये हो गया 1, इसका मतलब यही होगा जाएगा, तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8r क्यूब इंटू 100। ठीक, इसका हम क्यूब करेंगे तो इतना आएगा, तो r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया, हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए अब देखते हैं, तो हो जाएगा ये 4/3 इंटू 8 पाई, ठीक, इंटू 100। ठीक है, तो देखिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में पूरी अच्छी तरह से आए। ठीक है, तो देखिए, तो क्या हो जाएगा, 8 त्रिक का 24, 4 पाई अपॉन 24 इंटू 100। ठीक, समझ में आ गया। तो चलिए, ठीक, समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं। अब जानते हैं आपकी पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 3.14, तो हम यहाँ पाई की वैल्यू रख देंगे। ठीक, अपॉन 24 इंटू 100। ठीक, 4 के 4, 4 × 24। ठीक, अब देखिए, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, दशमलव हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, चलिए देखिए 314/6। ठीक, और जब हम इसको काटेंगे, आप भी काट के देख सकते हैं, तो कितना आएगा 52.3। ठीक, हमने इसको काट कर देखा है और आप भी काट के देख सकते हैं, इतना आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एससीसी का जो संकुलन दक्षता होता है, कितना मान होता है उसका, 52.3। ठीक, चलिए तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें बताइए कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अगले वीडियो में हम बीसीसी की संकुलन दक्षता और एफसीसी की संकुलन दक्षता निकाल के आपको बिल्कुल डिटेल्स में अच्छे तरीके से बिल्कुल समझाने की कोशिश करेंगे, निकाल कर बताने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए।